Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about control of development. Development एक बहुत complex process है और ये समझ नहीं आता था कि आखिर ये कैसे control हो रहा है. So different scientists put different hypotheses. जो most famous hypothesis history में था वो था Rocks-Weisman hypothesis. This hypothesis was given to explain the formation of multicellular organisms from zygote. एक ही सेल है जाइगोट, उससे इतने बेतहाशा तरह के सेल्स कैसे बन जाते हैं. जैसे कि ह्यूमंस के अंदर 200 टाइप्स ऑफ सेल्स बन जाते हैं और टिश्यूज 200 टाइप्स के. तो इस साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन अनइक्वल अमाउंट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो पास होता है टू डॉटर सेल, और हर डिवीजन के साथ जीनोम जो है वो स्मॉल होता चला जाता है, और फाइनली हर सेल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. तो उसी के अकॉर्डिंग वो सेल्स काम करते हैं. बट एज विद साइंस डेवलपमेंट वी नो कि ऐसा नहीं है. माइटोसिस के जरिए कोई इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती, हर सेल के अंदर पूरा जीनोम मौजूद होता है. बहरहाल इसके रॉक्स-वीसमैन के हाइपोथेसिस को गलत साबित किया पहले हैंस ड्राइश ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए. उसने सी एच एन एक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, 2 सेल स्टेज के ऊपर भी सेपरेट किया, 4 सेल स्टेज के ऊपर भी सेपरेट किया. अगर 2 सेल या 4 सेल स्टेज पे सेपरेट ना किया जाए तो इस तरह का नॉर्मल लार्वा बनता है. सी अर्चिन के लार्वा का नाम होता है प्लूटियस लार्वा. और अगर 2 सेल स्टेज पे सेपरेट कर दें या 4 सेल के ऊपर सेपरेट कर दें, हैंस ड्राइश ने ये दोनों स्टेप्स किए और उसने देखा कि 2 भी नॉर्मल लार्वा बन गए, 4 भी नॉर्मल लार्वा बन गए. तो इसका मतलब है कि इन चारों सेल्स में एक जैसी इंफॉर्मेशन थी. अगर कोई जीनोम लॉस्ट होता तो इनमें से कोई भी लार्वा नॉर्मल ना बनता. उसने सिर्फ ये देखा कि वो लार्वा फर्दर स्मॉलर इन साइज बने, लेकिन वो नॉर्मल लार्वा थे, बिकॉज ऑल द सेल्स at 2 cell stage, 4 cell stage, 16 cell stage, they contain the same information. अच्छा, फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट्स किए कुछ हैंस पीमैन ने. इसने डिलेड न्यूक्लिएशन एक्सपेरिमेंट किए फ्रॉग के एग के ऊपर. फ्रॉग का जो एग होता है उसमें न्यूक्लियस होता है टूवर्ड्स द एनिमल पोल और योक होता है टूवर्ड्स द वेजिटल पोल. और एनिमल पोल और वेजिटल पोल के दरमियान एक खास रीजन होता है जिसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है जाइगोट में, विच इज कॉल्ड ग्रे क्रेसेंट, और एग के अराउंड एक एनवेलप होता है. हैंस पीमैन ने माइक्रोस्कोप के अंदर के नीचे फ्रॉग एग के ऊपर ह्यूमन हेयर से लाइगेशन की, यानी उसको बांधा. बहुत ही डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट है और हैंस पीमैन के बाद इतने अच्छे एक्सपेरिमेंट और कोई नहीं कर सका. बहरहाल अच्छा, उसने इस तरह बांधा कि अब ये एक साइड के ऊपर न्यूक्लियस है, दूसरी साइड पे नहीं है, और फिर उसको ऑब्जर्व करता रहा माइक्रोस्कोप के अंदर. वाटर प्रोवाइड किए रखा. इस स्टेज पे फ्रॉग की डेवलपमेंट को सिर्फ वाटरी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, कोई फूड रिक्वायरमेंट नहीं होती. फूड वो अपने अंदर स्टोर्ड फूड जो है उसी को यूज कर रहा होता है. तो उसने देखा कि जिस साइड पे न्यूक्लियस था उधर सेल डिवाइड होना शुरू हो गए और दूसरी साइड पे कोई भी सेल डिवाइड नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस एक तरफ था, दूसरी तरफ था ही नहीं. अच्छा, आप जब ये 16 सेल स्टेज पे पहुंच गए और ये छोटे छोटे सेल हो गए, तो इतने छोटे हो गए कि बीच में जो थोड़ा सा रास्ता था इसने हेयर से बांधा था, लाइगेट किया था, लेकिन बिल्कुल पिंच ऑफ नहीं किया था. गैप था, देयर वाज अ पैसेज. तो 16 सेल स्टेज पे एक सेल उधर चला गया. जैसे ही न्यूक्लियस वाला सेल उधर पहुंचा, उधर भी सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई. और कुछ स्टेज के बाद उसने देखा कि नॉर्मल एम्ब्रियो दोनों साइड पे बना. जो जिस साइड पे न्यूक्लियस था वहां पे जो एम्ब्रियो बना था वो लार्जर था, क्योंकि उसमें पहले सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई. और जिधर न्यूक्लियस नहीं था, जहां 16 सेल स्टेज के बाद पहुंचा, वहां पे जो एम्ब्रियो बना वो नॉर्मल था, जस्ट स्मॉलर इन साइज था. इन एक्सपेरिमेंट्स को उसने नाम दिया डिलेड न्यूक्लिएशन, क्योंकि एक साइड पे न्यूक्लियस है, वहां पे सेल डिवीजन जल्दी स्टार्ट हो गई, क्लीवेज, और दूसरी साइड पे न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए क्लीवेज देर से स्टार्ट हुई. और एक्सपेरिमेंट ने क्या साबित किया कि रॉक्स-वीसमैन का जो हाइपोथेसिस है वो गलत है, कि जैसे जैसे सेल डिवाइड होते चले जाते हैं उनमें जीनोम कम होता चला जाता है. उसने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए ये साबित किया कि 16 सेल स्टेज पे भी जो इंफॉर्मेशन है जीनोम में वो कंप्लीट है, क्योंकि 16 सेल स्टेज वाला सेल इधर गया और उसने इस साइटोप्लाज्म को यूटिलाइज करके
कंप्लीट नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कर ली। ठीक है जी। अच्छा, उसने अब ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट एंगल से किए। कुछ दफ़ा इस तरह बांधा और ये रिजल्ट आया, कुछ दफ़ा इसने दूसरी तरह बांधा। दूसरी तरह बांधने में क्या हुआ कि एनिमल पोल पूरा एक तरफ हो गया, वेजिटल पोल एक तरफ हो गया। एनिमल पोल में न्यूक्लियस था, वेजिटल पोल में ग्रे क्रिस्टल था। अच्छा, उस वक्त तक उसे नहीं पता था कि ग्रे क्रिस्टल का क्या रोल है। अब उसका ख्याल था कि जैसा रिजल्ट यहाँ आया है कि दो नॉर्मल एम्ब्रियो एक लार्जर और एक स्मॉलर बन गए हैं, इसी तरह यहाँ भी बन जाएगा। लेकिन इसमें इसी तरह हुआ, सेकंड स्टेप तो इसी तरह हुआ कि जिस साइड पे न्यूक्लियस था एनिमल पोल वाले साइड पे, वहां पर 16 सेल स्टेज तक सेल डिवीजन होती गई, दूसरी साइड पे नहीं हुई। जब 16 सेल स्टेज पे पहुंच के यहाँ के सेल्स छोटे हो गए बहुत ज्यादा, तो एक सेल इधर इस गैप में से इस साइड पे आ गया टूवर्ड्स वेजिटल पोल, और यहाँ भी सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब काफी डेवलपमेंट के बाद उसने देखा कि जो वो एरिया था जहाँ ग्रे क्रिस्टल मौजूद था, वहां एम्ब्रियो की डेवलपमेंट नॉर्मल हो रही थी, और वो हिस्सा एनिमल पोल का जहाँ न्यूक्लियस पहले से मौजूद था, सेल डिवीजन पहले स्टार्ट हो गई थी, वहां पे एक एबनॉर्मल मैस ऑफ सेल बन गया, लेकिन नॉर्मल एम्ब्रियो नहीं बना। इससे उसको क्या बात समझ में आई कि ग्रे क्रिसेंट एरिया जो है उसकी कोई सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में दोनों साइड्स के ऊपर ग्रे क्रिसेंट मौजूद था। ग्रे क्रिसेंट क्या है? एक स्पेशल साइटोप्लाज्मिक रीजन है, और इस एक्सपेरिमेंट से हैंस पिमेन ने ये समझा, डिराइव किया, कंक्लूड किया कि ग्रे क्रिसेंट में कोई स्पेशल साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट मॉलिक्यूल्स है जो कि नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अगर किसी हिस्से में, जैसे इस एक्सपेरिमेंट में इस पार्ट में ग्रे क्रिसेंट नहीं आया, तो वहां पे सेल्स डिवाइड तो हो गए, लेकिन नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं। अब ये देखें, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे न्यूक्लियस देर से गया, डिलेड न्यूक्लिएशन, ठीक है जी, और सेल डिवीजन बाद में शुरू हुई, लेकिन ये नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुई। यहाँ पे न्यूक्लियस पहले से था, पहले से सेल डिवीजन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ग्रे क्रिस्टल नहीं था, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स मौजूद नहीं थे, इसलिए ये सेल्स प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट नहीं हुए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म नहीं बने। सो दिस इज द हैंस पिमेन डिलेड न्यूक्लिएशन एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट समझने के लिए पहले आपको फ्रॉग की डेवलपमेंट थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। ये देखें, ये फर्स्ट क्लीवेज हो रही है, जाइगोट में ये ग्रे क्रिसेंट है, ऊपर वाला हिस्सा एनिमल पोल है, नीचे वाला हिस्सा वेजिटल पोल है जिसमें योग ज़्यादा है, ऊपर वाले हिस्से में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म ज़्यादा है। और ये देखें, सेकेंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज, अब बहुत सारे सेल्स में ग्रे क्रिसेंट आ गए, सेल्स डिवाइड होते गए और ब्लास्टोला बन गया। ब्लास्टोला में ऊपर वाले जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये छोटे हैं, नीचे वाले जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये बड़े हैं, और यहाँ एक कैविटी है, फ्लूइड फील्ड, विच इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। ये जो ब्लास्टोसील है, ब्लास्टोला स्टेज है। इसके बाद जिस जगह ग्रे क्रिसेंट होता है, उसी जगह से खास एक गैप बनता है, एक होल सा बनता है, जहाँ से सेल्स अंदर जाना शुरू करते हैं। इसको कहते हैं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर से जो सेल्स अंदर जाते हैं, वो सबसे पहले अंदर जाके नोटोकॉर्ड बनाते हैं और मीजोडर्म के बाकी सेल्स बनाते हैं, एंडोडर्म भी बनाते हैं, ठीक है जी। तो यानी डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग में ब्लास्टोपोर से सबसे पहले अंदर जाने वाले सेल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो नोटोकॉर्ड बना रहे हैं। अच्छा, स्पीमैन का जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के ऊपर है। उसने क्या किया, उसने गैस्ट्रोला ऑफ फ्रॉग, जितना बड़ा फ्रॉग का एग होता है ना, एक पिन पॉइंट के बराबर तकरीबन, पिन हेड से भी छोटा, उसी जितना गैस्ट्रोला होता है, अर्ली गैस्ट्रोला, उसने दो गैस्ट्रोला लिया, एक डोनर गैस्ट्रोला, एक रिसीवर गैस्ट्रोला। अब ये देखिए, ये जो डिप्रेशन है ये इसका ब्लास्टोपोर है, जहां से सेल्स अंदर जा रहे हैं, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। आप सिर्फ ब्लास्टोपोर भी याद रखने हैं तो काफी। डोनर गैस्ट्रोला को उसने डायसेक्ट किया और कट करके उसने डोनर गैस्ट्रोला का ब्लास्टोपोर का हिस्सा, यानी वो सेल्स जो ग्रे क्रिसेंट एरिया से बने, अभी मैंने आपको बताया पिछली डायग्राम में कि ग्रे क्रिसेंट एरिया से ब्लास्टोपोर के सेल्स बनते हैं, जो कि
बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से पता चला? ये पिछले एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ग्रेट क्रिसेंट का रीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सो उन सेल्स को उसने यहाँ से कट किया और इस रिसीवर एम्ब्रियो में, बाकी डोनर एम्ब्रियो को ज़ाया कर दिया, मतलब अब उससे कुछ नहीं बनना। रिसीवर एम्ब्रियो में डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर के सेल्स को अंदर लगा दिया, चाहे अंदर लगाया चाहे बाहर लगाया, जहां भी लगाया वहां पे भी एक ब्लास्टोपोर बन गया, वहां से भी सेल्स अंदर आने लगे, इधर से भी सेल्स अंदर आने लगे, इधर से भी सेल्स अंदर आने लगे। इस तरह की मूवमेंट शुरू हो गई, सेल्स अंदर मूव करना शुरू हो गए और अंदर जाके पहले उन्होंने नोटोकॉर्ड बनाया, नोटोकॉर्ड के बाद मीजोडर्म बनाया, मीजोडर्म के बाद बाकी स्ट्रक्चर्स बनाए। ठीक है जी। हुआ क्या, एक साइड के ऊपर भी, एक साइड तो इसका ही नॉर्मल बनना था गैस्ट्रोला फॉर्मेशन में 3 जर्मिनल लेयर्स, दूसरी साइड पे भी ऐसा होना शुरू हो गया और जहां नोटोकॉर्ड होता है उसी के ऊपर वाले हिस्से में न्यूरल ट्यूब बनती है। तो एक प्राइमरी न्यूरल प्लेट बन गई, न्यूरल ट्यूब बन गई, और दूसरी तरफ जहां पे ये लगाया था उसकी वजह से वहां पे भी एक बन गई। एक पूरा एम्ब्रियो इधर डेवलप हो गया, एक पूरा एम्ब्रियो इधर डेवलप हो गया, और इसके एक्सपेरिमेंट में इस स्टेज तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गई टेडपोल की, डबल बॉडी बन गई। नॉर्मली फ्रॉग्स में इस तरह की डेवलपमेंट कभी नहीं होती रेप्टाइल्स में। स्पिमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए ये प्रूव किया कि डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर के सेल्स जहां भी मौजूद होंगे वो इंड्यूस करेंगे इर्द गिर्द के सेल्स को कि वो चेंज होते चले जाएं और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट करें। उसे अपने पिछले एक्सपेरिमेंट से पता था कि जिस जगह ग्रेट क्रिसेंट का रीजन होगा वहीं डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर बनेगा, वहीं पे नॉर्मल डेवलपमेंट होगी। जहां पे डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर नहीं होगा, वहां पे जहां पे ग्रेट क्रिसेंट नहीं होगा वहां पे डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर नहीं बनेगा और नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है जी। इस बात को आप इससे समझे कि ये जो स्टेज आपने पढ़ी थी कि नोटोकॉर्ड जो है ये प्राइमरी इंड्यूसर है, ये अपने ऊपर वाले सेल्स को मैसेज देता है कि वो न्यूरल प्लेट बनाए, उससे न्यूरल ट्यूब बन जाती है। अपने साइड वाले सेल्स को मैसेज देता है कि वो मीजोड्रम बनाए। सो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, प्राइमरी इंड्यूसर सारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में नोटोकॉर्ड है। लेकिन इससे जब नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जैसे ये जो मीजोड्रम बन गए, ये अपने से नेक्स्ट सेल्स को अगला मैसेज देंगे। यानी एक चीज फर्स्ट मैसेज क्या कि किस सेल ने क्या बनना है, किस स्ट्रक्चर ने क्या बनना है, नोटोकॉर्ड से आ रही है। इसके ऊपर वाले सेल्स ने न्यूरल ट्यूब बनानी है, इसके साइड वाले सेल्स ने मेसोडर्म में डिफरेंशिएट होना है, नीचे वाले सेल्स ने एंडोडर्म में डिफरेंशिएट होना है। एक दफा मेसोडर्म बन जाएगा तो फिर वो उसके सेल्स आगे मैसेज देते चले जाएंगे। सो सेल्स बिकम सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर। सेकेंडरी ये यानी नोटोकॉर्ड जो है इंड्यूस कर रहा है अपने इर्द गिर्द के सेल्स को कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाएं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इंडक्शन। और जो नेक्स्ट सेल्स बन जा रहे हैं वो अपने से अगले सेल्स को बता रहे हैं कि तुम ये बनते जाओ, और दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी इंडक्शन। एक तो स्पीमैन के एक्सपेरिमेंट में था ना प्राइमरी और सेकेंडरी, ये इस एक्सपेरिमेंट के लिहाज से, लेकिन जो टर्म यूज की गई है आपके टॉपिक में प्राइमरी इंडक्शन एंड सेकेंडरी इंडक्शन, या प्राइमरी ऑर्गेनाइजर और सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब एक टिश्यू बन जाता है नोटोकॉर्ड, वो अपने सराउंडिंग सेल्स को डिफरेंशिएट करता है, और वो जो सराउंडिंग सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं वो अपने से नेक्स्ट सराउंडिंग सेल्स को डिफरेंशिएट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।